नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। डीएनए के एक मुलाकात प्रोग्राम में हम बात करते हैं खास शख्सियतों के साथ, समझते हैं उनका नज़रिया, जानते हैं उनके विचार, झांकने की कोशिश करते हैं उनके सफ़रनामे पर और बात होती है उनके कामयाबी की। आज ऐसे ही शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है जो महिला शक्ति की एक मिसाल मानी जाती है। पेशे से वकील है पार्वती वाधवानी जी और उनके साथ है बी आर सिन्हा जी। ये दोनों ही शख्सियत हमारे इस अभी बार एसोसिएशन के चुनाव में निर्विरोध जिला अध्यक्ष और महासचिव के पद पर सुशोभित हुए हैं। हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिनंदन है पार्वती जी आपका, सिन्हा जी आपका। और पहला सवाल आपसे कि ये बताएंगे कि आपको इस सफ़रनामे में कितने साल हो गए वकालत के पेशे में आए और क्या अनुभव रहे आपके? मुझे वकालत के पेशे में आए लगभग 32 वर्ष होने जा रहे हैं और अनुभव मेरा अच्छा रहा कि वकालत के क्षेत्र में महिलाएं लोग बहुत कम रहती है, लेकिन मैं जब समय से आई थी तब से महिलाओं का सम्मान वकालत में किया जाता था। और आज भी अनुभव मेरा ये है कि हम लड़कियां लोगों को ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र में कम आका जाए। हम लोग अभी भी वकालत करते हैं तो सारे लोग हमारा बहुत अच्छा सम्मान करते हैं और वकील के लोगों के साथ या अन्य के साथ संबंध बहुत अच्छा रहा। सिन्हा जी आपको सबसे पहले तो बधाई। और एक सवाल उभरता है यहाँ कि प्रायः देखा जाता है कि बार एसोसिएशन के चुनाव में मत भिन्नता होती है, टकराव भी होते हैं, लेकिन इस समय दोनों ही पदाधिकारी आप लोग निर्विरोध आए। इसके पीछे वजह क्या है? इतना परस्पर एक मत होने के पीछे कारण क्या है? एक मत होने के पीछे कारण ये है कि अधिवक्ता संघ में मैडम को जैसे 32 साल हो गया प्रैक्टिस करते हुए, मुझको लगभग 25 साल हो गए हैं। तो इसमें जो प्रत्याशी हैं वर्तमान में, उनकी कार्यशैली, उनका व्यवहार, ये सारा कुछ देखते हुए संघ के सदस्य चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व निर्विरोध आए ताकि किसी प्रकार का आपस में वैमनस्य या ईर्ष्या की भावना न रहे। अधिवक्ता संघ में सामंजस्य बना रहे, तालमेल बना रहे, ताकि अधिवक्ता संघ का कार्य जो है निर्विवाद रूप से, सुचारू रूप से चल सके। ये एक आम अधिवक्ता की एक धारणा बन जाती है और जो एक योग्य कैंडिडेट होता है तो उसमें फिर किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा करने की भावना नहीं रहती। तो लोग चाहते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति यदि हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उसे सहर्ष स्वीकार करने का एक मुख्य कारण ही निर्विरोध रूप में जो है चुना जाना है, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसके लिए हम अधिवक्ता संघ को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमको इस योग्य समझा और निर्विरोध प्रत्याशी के रूप में जो है स्वीकार किया। इसी से एक रिलेटेड सवाल है। इससे पहले हम लोगों ने बार एसोसिएशन के चुनाव को देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, आप तो वहाँ पार्ट है, कि एक छात्र संघ चुनाव टाइप का या एक राजनीतिक दल के चुनाव के जैसा माहौल बना दिया जाता था। लेकिन इस समय ऐसा शांतिपूर्वक हुआ कि शहर में एक मिसाल बन गया है और लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या एहसास करते हैं? दोनों पदाधिकारी हैं, आप किनको इसके लिए धन्यवाद देते हैं, किसके प्रति आभार व्यक्त करेंगे? मैं अधिवक्ता संघ को आभार व्यक्त करूंगी क्योंकि लगातार 32 साल में मैंने देखा है कि आपका कहना बिल्कुल जायज़ है कि चुनाव जो कॉलेज का रहता है उनसे भी खतरनाक जो चुनाव रहता है वो अधिवक्ता संघ का रहता है। जब 2 प्रतिद्वंदी खड़े होते हैं, 3 प्रतिद्वंदी खड़े होते हैं और वो भी शिक्षित, पढ़े लिखे, जो न्याय के प्रणाली में आते हैं, ऐसे लोग जब आपस में लड़ते हैं तो एक देखने को अलग दृश्य ही दिखता है। और लगातार ये होता चला आ रहा है और बैर फिर पैदा हो जाता है वहाँ से। हमारे अधिवक्ता संघ में ये चलता चला जाता है। लेकिन इस वर्ष सारे लोगों ने एक तय कर लिया था कि अगर कोई भरता है तो फॉर्म पहले देखा जाएगा कि कौन भर रहा है और कौन योग्य है, उसे हम अपना मत देंगे। तो ऐसे दृष्टिकोण अपनाया गया। तो हम लोगों ने सबने फॉर्म भरा। जैसे जैसे हम फॉर्म भरते रहे, क्योंकि पूर्व में भी 2 बार प्रयास कर चुकी हूँ, पूर्व में उपाध्यक्ष भी रह चुकी हूँ मैं, तो प्रयास करे हमने भरने का प्रयास किया था तो लेकिन असफल रहे 2 बार, अध्यक्ष पद के लिए 1 बार और 1 बार सचिव पद के लिए। उपाध्यक्ष तो निर्विरोध हो गई थी। लेकिन इस समय पूरे जब मैंने फॉर्म भरा ना तो लोगों ने ये देखा कि हमारे बार एसोसिएशन की समस्याएं बहुत है, उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। और जब मैंने फॉर्म भरा तो 2 हमारे प्रतिद्वंदी थे, जो प्रवीण साहू और राकेश दीवान। उन्होंने ये तय किया कि मैडम को ही आगे बढ़ने दीजिए, हम लोग को नहीं भरेंगे करके उन्होंने ये निर्णय करके नहीं भरा। रविकांत अवस्थी ने भरा, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ या बाद में ये नारी का सम्मान करते हुए
उन्होंने भी फॉर्म को वापस ले लिया और बहुत ही शांति तरीके से उन्होंने ये कहते हुए वापस लिया कि मैं चाहता हूँ कि आप इस पद के लिए बैठें और बार एसोसिएशन का जो है काम सुचारू रूप से चलना चाहिए। तो मैं धन्यवाद सबसे पहले अगर मैं देना चाहूँगी तो रविकांत अवस्थी को दूंगी कि जिन्होंने मुझे निर्विरोध करने के लिए निर्विरोध किया है। इसके अलावा मैं उन अधिवक्ताओं लोगों को भी दूंगी, सारे अधिवक्ताओं लोगों को दूंगी जो बहुत ही खुशी की सब में लहर दौड़ी कि पार्वती वाधवानी एडवोकेट ने 32 वर्ष वकालत की है तो उनको इस पद से नवाजा गया है, तो बधाई के पात्र हैं और ये काम कर सकती है, ऐसा उनके दृष्टिकोण में आया और उन्होंने मुझे बताया। जैसे इतनी अहम जिम्मेदारी मिली है और बहुत ज़्यादा भार भरोसे के साथ, क्योंकि जब भरोसा का वजन बहुत ज़्यादा होता है तो जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ जाती हैं। तो इन जिम्मेदारियों पर को पूरी करने के लिए, इन कसौटियों पर खरे उतरने के लिए आपकी प्राथमिकता क्या होगी, जिससे बार एसोसिएशन ये समझे कि नहीं हमने जो निर्णय लिया वो सही लिया है? आपकी कौन सी ऐसी समस्या है जिसको पहले चरण पे आप लोग पूरा करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे बार एसोसिएशन में महिला और पुरुष नहीं होते हैं। महिलाएं तो होती है, महिलाएं अधिवक्ता मतलब अधिवक्ता में आ जाते हैं। दूसरे, हमारे बार एसोसिएशन की बहुत सारी समस्याएं हैं। उस समस्याओं को गिनाएं तो हमको बहुत दुख भी लगता है कि अभी तक समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ। बार एसोसिएशन में जब बच्चे लोगों ट्रेनिंग करके आते हैं, पढ़ के आते हैं और किसी के पास असिस्टेंट भी काम करते हैं तो उनको उतना पैसा नहीं मिलता है जहां घर चलाया जा सके। एक अधिवक्ता यदि किसी के पास जूनियरशिप करता है तो 100, 200, 300 मतलब ये 400, 5,000 रुपये कमाता है। इस लॉकडाउन में मैंने देखा कुछ अधिवक्ताओं लोगों, कुछ अधिवक्ता मेरे पास भी आए, नाम नहीं बताऊंगी, उन्होंने सहयोग के लिए आया कि मैडम हालत बहुत पस्त है, तो वो मुझे बहुत पिंच कर गया। कई मैंने कोर्ट में, जब लॉकडाउन के समय भी 2 घंटे का कोर्ट रहता था, मैं कोर्ट जाती थी तो मुझे कई लोगों ने ये बोला कि कुछ अधिवक्ता ऑटो चला रहे हैं, कुछ अधिवक्ता मनरेगा में काम कर रहे हैं और कुछ हमारे अधिवक्ता सब्जी बेच रहे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे होने के बाद उनके पास कोई व्यवसाय तो नहीं रहता या बिजनेस नहीं रहता कि वो क्या करें। तो उन लोगों की जो परिस्थिति देखी थी वो एक बहुत बड़ी समस्या थी और इस समस्या का समाधान हम लोग करने के लिए ठान चुके हैं कि कुछ ऐसा फंड तैयार करेंगे कि यदि ऐसी समस्या कभी आएगी तो कम से कम उसका घर हम एक कंधे से कंधा मिला के चला सकें। दूसरा, हमारे बार एसोसिएशन को एक अच्छा स्वरूप देना है। बार एसोसिएशन में एक ऐसा रूम रहता है जो पढ़े लिखे लोग बैठते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, वहाँ एक अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए। हमारी लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी लेकिन 5-6 साल से हमारी लाइब्रेरी पूरा ख़त्म हो चुकी है। हमारे लाइब्रेरी में जो सन से पुस्तक जाता है कि 1809 में क्या पुस्तकें हैं, 1810 में क्या पुस्तकें, 11 है, ये हमारा लाइनअप होना चाहिए। लाइब्रेरी हमारी बहुत महंगी रहती है। सबसे पुस्तक जो कॉस्टली मिलेगा, महंगी पुस्तक, वो अधिवक्ता संघ के ला में मिलेगा। ला की बुक बहुत महंगी रहती है, एक पुस्तक 3,000, 4,000, 5,000 से नीचे नहीं आती है। तो उस वो पुस्तकालय को हम लाइन अप करेंगे और शुरू से लेके आज तक, वर्तमान में 2021 तक जितनी भी पुस्तकें, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने उसको जारी किया होगा जजमेंट या कुछ डिसीजन या कुछ नियम बनाए होंगे, वो सारे को हम, या हाई कोर्ट, तो उनको खरीदेंगे और उनको लाइन अप करके जो हमारे जूनियर अधिवक्ता रहते हैं उनके पास बुकें की बहुत कमी रहती है, वो बैठ के वहाँ पढ़ सके और कुछ ज्ञान हासिल कर सके और हमें भी ज्ञान मिल सकता है उसमें। जिस वक्त आपने वकालत की पढ़ाई की ना, वो दौर और आज का दौर मतलब बहुत फ़र्क है। तो उस वक्त आपको अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडी को लेकर, अपने काम को लेकर किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उस दौर में अगर मुझे कोई बहुत ही अच्छा जानता है और मेरे बहुत करीब रहे तो देवेंद्र भाई बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत ही गरीबी देखे हैं और जब मैं इस क्षेत्र में आई थी तो स्थिति मेरी बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि बहुत अच्छी पढ़ाई करने के पश्चात गरीबी जो हमने देखा था वो बहुत दुखदाई था। और जब हम किसी के अंतर्गत काम कर रहे थे, तो जब मैं सीनियर के पास असिस्टेंट का काम करने के लिए गई तो पहले तो मुझे रखे नहीं, 3 बार 4 बार हाथ जोड़ने के बाद
अनिल कुमार झा जो हमारे आज वर्तमान में नहीं है, हमारे आदरणीय सम्मानीय श्रद्धेय, तो उन्होंने फिर बाद में मुझे बोले कि ठीक है आप करो करके मेरे पास काम करने के लिए। तो काम मैंने स्टार्ट किया। शुरू में जैसे हम लोग आज वर्तमान में जूनियरों को देते हैं, असिस्टेंट लोग को देते हैं, वो ऐसा नहीं मिलता था। महावर में हम लोग इतने महीने में हमको लगभग मान के चलो कि 50-100 रुपये मिल जाता था, तो बहुत ज़्यादा था। और जिस दिन मुझे पहली कमाई 50 रुपये मेरे हाथ में मेरे सीनियर ने मुझे दिया था, तो मैं कोट पहनी हुई थी, कोट नहीं पहनी थी उस समय, मैं लाइसेंस ले ली थी, लेकिन कोट के लिए पैसा नहीं था मेरे पास। तो मैं वो 50 रुपये लेके बहुत ज़ोर से दौड़ते दौड़ते घर आई और अपने पिताजी के हाथ में रखी, जो बहुत बुज़ुर्ग थे, कि ये मेरी पहली कमाई है करके। तो इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, वो खुशी मैं आज तक नहीं भूल पाती हूँ। उसके बाद मैं लगातार पैदल ही जाती थी, क्योंकि हमारे पास साइकिल की भी व्यवस्था नहीं हो पाती थी। उस स्थिति में जब झा साहब से मैंने कहा ना कि मेरे को कोर्ट के लिए भी पैसा नहीं मिल रहा है, असिस्टेंट काम कर रही थी, तो मैं सोचती हूँ कि बार एसोसिएशन में सभी सीनियर बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे जैसे पिता तुल्य अनिल कुमार झा कोई नहीं होगा। उन्होंने मुझे तुरंत कोर्ट का पैसे दिए और जाके कोर्ट बनाओ बोले, और मैंने कोर्ट बनाया। इसी बीच हमारा कोर्ट है वो ट्रांसफ़र हो गया और नया नवीनीकरण बन के रुद्री में आ गया। रुद्री और धमतरी की दूरी लगभग उस समय बहुत ही दूरी लगती थी, क्योंकि उस समय वहाँ लोग घर नहीं बसा हुआ था, और ऐसे एरिया में बना हुआ था कि शाम को 4 बजे से लेके सांप निकलना शुरू होते थे। हम बैठते थे, वहाँ भी सांप निकलता था, बाथरूम तक में सांप निकल जाता था। डर के मारे हम लोग को भाग जाते थे। उतनी दूरी से लेके यहाँ तक कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं रहती थी। तो मेरे को कभी कभी सीनियर अपने साथ गाड़ी में लेके आते थे, या फिर मैं धमतरी से लेके रुद्री कोट तक पैदल आती थी और पैदल जाती थी। ये मैंने उस समय को देखा है। लेकिन वर्तमान में अभी मेरे पास ईश्वर ने कार भी दिया है, घर भी दिया है, मकान भी दिया है, गाड़ी भी दिया है। शुक्रिया अदा उस भगवान का कि मुझे अभी कोई कमी नहीं है। उन्होंने यदि अगर मुझे वो दिन भी दिखाया है, तो ये भी सुख के दिन दिखाए हैं। बहुत ही कड़ा अनुभव रहा और बहुत ही सुखद भी अनुभव रहा मेरे पास। तो इतने उतार चढ़ाव आपने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, लेकिन आज भी ऐसे बहुत से समाज और बहुत से लोग हैं जो लड़कियों की पढ़ाई पर, उनके काम पर रोक लगाते हैं। मतलब मोटिवेट नहीं किया जाता लड़कियों की स्टडी को लेके और उनके काम को लेके। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? आज के समाज में बहुत जागरूक हो चुके हैं, और जहाँ तक लड़कियों की पढ़ाई के बारे में जैसे कह रहे हैं, वैसे मुझे वर्तमान में दिखता नहीं है। लोग पढ़ रहे हैं, गांव के लोग भी आज साइकिल में बैठ के आ रहे हैं और आगे बढ़ने की क्षमता कर रहे हैं। आप देखेंगे कि गांव की लड़की ही डीएसपी एसपी साहब बन रही है, शहर की लड़कियां तो अभी बन ही नहीं पा रही है। तो जागरूक तो हो चुके हैं, लेकिन जो लोगों के माँ बाप लोगों के पास परिस्थिति नहीं रहती है, वही लड़कियां नहीं पढ़ पाती है। और ऐसी लड़कियों को पढ़ाने का हमको प्रयास करना चाहिए, या हमें जागरूकता हर क्षेत्र में करना चाहिए कि लड़की को पढ़ाओ और उनके पैरों में खड़े कराओ, उसके पश्चात शादी कराओ। क्योंकि न्यायालय में मैंने देखा है कि महिलाओं को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भरण पोषण के लिए कोर्ट में अपने पति के पास लगाते हैं, तो 2000, 3000, 4000, 5000 मिलता है, जिससे गृहस्थी और बच्चे नहीं चल पाते हैं। तो मैं ऐसे ही महिलाओं को बोलना चाहूँगी और ऐसे ही लड़कियों को बोलना चाहूँगी, बेटियों को बोलना चाहूँगी कि वो पढ़े, पैर में खड़े हो, उसके पश्चात ही वो अपना शादी ब्याह करें। पैर में खड़े होना आज के ज़माने में महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, अपने पेशे में आपने कई बार गुनहगारों के फेवर पे केस लड़ा है, कई बार मुलजिमों के फेवर पे आपने केस लड़ा है। तो उसमें आपका क्या अनुभव रहा है, क्या एहसास रहा आपका? हम जिस पेशे में हैं, आप मान के चलिए कि वो पेशा दिल को गवाह नहीं देता है, ऐसा नहीं आता है। सबसे पहले जब हमारे पास केस आते हैं तो हमारे घर में हमारी परिस्थिति और हमारे परिवार नज़र आते हैं, और ये एक तरह से व्यवसाय है, विधि व्यवसाय है। और इस व्यवसाय में कौन सही है कौन गलत है ये पता नहीं चलता है। जो पक्षकार हमारे पास आता है हम उनको ही सही मानते हैं, पुलिस को भी नहीं मानते हैं, न किसी अन्य को नहीं मानते हैं। हम उन्हें ही सही मान के अपने तरफ से पूरी कोशिश उसको बचाने के लिए करते हैं। वो सही है या गलत है इसका निर्णय हम नहीं कर पाते हैं, उसका निर्णय जज करते हैं। न्यायाधीशों के पास सबूत रहता है तो सज़ा देते हैं, न्यायाधीशों के पास सबूत नहीं रहता है तो छोड़ देते हैं साक्ष्य के अभाव में। तो न्याय तो न्यायाधीश करते हैं, हम तो केवल एक प्रयास करते हैं
कि जो लोग यदि जुर्म करके भी आए हैं तो उसको सज़ा से बचा लें, कम से कम उसे इस चीज़ का एहसास हो कि वो आगामी जुर्म न करे और एक सही रास्ते पे चले, ये मान के हम चलते हैं। सिन्हा जी, एक सवाल आपसे है कि आप का एसोसिएशन आने वाले दिनों में कई लोग गरीब रहते हैं, मजलूम रहते हैं, जिनके पास मतलब वकीलों को देने के लायक फीस नहीं होती, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनका केस लड़ने के लिए क्या व्यवस्था करेंगे आप बार एसोसिएशन की तरफ से? क्या कुछ ऐसे फंड होंगे या कुछ वकील डिप्यूट किए जाएंगे कि जो वाकई में गरीब हैं, मजबूर हैं, उनको हम न्यायिक सहायता दें? वर्तमान में अभी अधिवक्ता संघ की तरफ से वैसी कोई व्यवस्था तो नहीं है, पर हम आने वाले दिनों में प्रयास करेंगे कि हमारा वकीलों का एक अधिवक्ता संघ का एक पैनल हो, जिसमें हम कुछ अधिवक्ता जो इंटरेस्टेड हों उनको नॉमिनेट करेंगे, ताकि वो जिस प्रकार से जो मामले हैं तो उसके लिए जो योग्य वकील हैं और जो उस मामले में इंटरेस्ट रखते हैं वैसे वकील को हायर करके उनको उपलब्ध कराएंगे, ताकि उनको जो है सस्ता और सरल न्याय मिल सके। वर्तमान में भी जिला विधि सेवा प्राधिकरण की तरफ से अधिवक्ता संघ से ही ऐसे 25-30 वकीलों का एक पैनल जिला विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से बनाया गया है, जिसमें अल्टरनेट वकीलों को जो है मामले दिए जाते हैं। जैसे किसी को जो गरीब हैं या अनुसूचित जनजाति से रिलेशन रखते हैं और जिनकी आय इतनी नहीं है कि वो अधिवक्ता नियुक्त कर सके, तो ऐसे लोग जो है न्यायालय में या विधि सेवा प्राधिकरण सचिव अध्यक्ष के पास जो है अपना आवेदन देते हैं कि हमको जो है सरकार के खर्चे में वकील दिलाया जाए। तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जो वकील नियुक्त किए जाते हैं तो वो पक्षकारों से पैसा नहीं लिया जाता, बल्कि उनका जो है भुगतान एक निर्धारित राशि के रूप में सरकार करती है विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से। हम भी प्रयास करेंगे कि जिला अधिवक्ता संघ की तरफ से एक पैनल हो जिसका भुगतान अधिवक्ता संघ करे, या फिर अधिवक्ताओं का एक निःशुल्क पैनल हो, ताकि वो वैसे लोगों का जो है हम निःशुल्क सहायता कर सकें, और जो वकील उनकी पैरवी करेंगे उनको अधिवक्ता संघ की तरफ से फंड दिलाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे पास कोई एक प्रेयर लेके आए तो उनको खाली हाथ ना जाना पड़े और वो जो न्याय के प्रति उनकी जो आस्था है वो टिकी रहे। एक सवाल और था मेरा कि बार एसोसिएशन ऐसा क्या कदम उठाएगा जिसके चलते पब्लिक उसको अपने करीब पाए, कि पब्लिक और बार एसोसिएशन सिर्फ न्यायिक सहायता के लिए ही बार एसोसिएशन के पास नहीं, बल्कि शहर के परिवार का एक सदस्य है बार एसोसिएशन। जैसे छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, किराना व्यवसायी संघ होता है, वैसे ही बार एसोसिएशन भी है। ये माने आम पब्लिक कि हमारे बीच का एक संस्था है करके, तो इसके लिए क्या करेंगे पब्लिक से रिलेशन बनाने के लिए? इसमें वैसे अधिवक्ताओं का जो संघ है वो ये मान के चलिए कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो जन समुदाय से जुड़ा हुआ ही है। ये अलग बात है कि जैसे अधिवक्ताओं से जिनको कानूनी समस्या होती है या जो कानूनी सलाह चाहते हैं, आमतौर पे वही लोग आते हैं, और हम लोग जो अधिवक्ता संघ के माध्यम से कुछ विधिक निःशुल्क सेवा का एक शिविर भी लगाते हैं, जिसमें लोगों को हमारे द्वारा निःशुल्क सहायता भी दी जाती है। जैसे कोई वकील डायरेक्ट हमारे संघ में आता है और कोई सलाह लेना चाहता है तो हम अधिवक्तागण उसको जो है निःशुल्क सलाह देते हैं। और ऐसा हम लोग का प्रयास है कि वर्तमान में जैसे जब नए बॉडी गठन होगा तो अधिवक्ता संघ में एक अधिवक्ता संघ के साथ साथ एक निःशुल्क सेवा शिविर भी चलेगा, निःशुल्क सेवा सलाह शिविर, जिसमें जितने लोग भी आएंगे, जन समुदाय लोग, जितनी भी पब्लिक आएगी, यदि वो हमसे सलाह चाहती है तो उनका कोई फीस नहीं लिया जाएगा। आमतौर पे क्या होता है, अधिकांशतः वकील का समय भी कीमती होता है। वकील अगर किसी को सलाह देता है तो ये मान के चलिए उनके सारी डिग्री का और अपनी प्रैक्टिस का अनुभव होता है, तो उस समय उसका सलाह शुल्क लिया जाता है। पर हम चूँकि अधिवक्ता संघ के माध्यम से जो नई बॉडी आएगी उसमें एक ऐसा प्रयास करेंगे कि हमारे कार्यालय में यदि कोई व्यक्ति आता है और तो उसका हम प्रचार प्रसार करेंगे कि अधिवक्ता संघ जो है, जो भी व्यक्ति आएगा उनको निःशुल्क विधिक सलाह दी जाएगी। ऐसा हमारा एक प्रयास रहेगा, ताकि उनको किसी प्रकार से, चाहे वो सभी वर्ग के लोग हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा। जो फीस अदा कर सकता है वो भी निःशुल्क सलाह पा सकता है, और जो फीस नहीं दे सकता वो भी निःशुल्क सलाह पा सकता है। तो ऐसा एक प्रयास रहेगा, तो उससे क्या होगा कि हमारा संघ में जो कार्यालय रहेगा हम लोग का, तो वहाँ आदमी डायरेक्ट आके अपना जो है कानूनी सलाह निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। ऐसा एक प्रयास रहेगा ताकि अधिवक्ता संघ से लोग जो है जुड़े और बिना किसी संकोच के हमसे अपनी कानूनी समस्या के बारे में
की चर्चा कर सकें और उचित सलाह और मार्गदर्शन मिले ताकि उसको कानूनी सहायता प्राप्त करने में सहायता मिले। अपील डीएनए के माध्यम से जी। आम जनता को, शहर के लोगों को, ज़िले के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? एक हमारा प्रयास है डीएनए का कि हम सब की बातों को जनता के बीच में ले जाते हैं, तो आपके माध्यम से क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं इस चैनल के माध्यम से आम जनता को यही कहना चाहूँगा कि जिला अधिवक्ता संघ सदैव लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहा है और अन्य अधिवक्ता संघ की बात तो नहीं करता मैं, पर जिला अधिवक्ता संघ को जहाँ तक मैं जानता हूँ यहाँ सभी वकील जो हैं लिबरल हैं और बहुत ज़्यादा मिलनसार हैं, कानून के अच्छे जानकार हैं। तो धमतरी जिला के आवाम से मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों को जो भी कानूनी समस्या है उनका हर प्रकार की सहायता करने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए जिला अधिवक्ता संघ हमेशा तत्पर रहेगा। चाहे वो गरीब तबके के लोग भी हों, तब भी हम उसे आवश्यकता पड़ी तो निःशुल्क सलाह देकर, निःशुल्क पैरवी कर लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे ताकि अधिवक्ता संघ के प्रति आम जनता की एक अच्छी धारणा बने और एक उम्मीद की किरण जगे कि हम अधिवक्ता संघ से हमको किसी प्रकार से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमको कोई कानूनी समस्या होती है या कोई कानूनी सहायता की आवश्यकता होती है तो हम अधिवक्ता संघ से निसंकोच संपर्क कर सकते हैं, वहाँ के अधिवक्ताओं से हम सलाह ले सकते हैं, उनसे पैरवी करा सकते हैं। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि जिला अधिवक्ता संघ निश्चित रूप से धमतरी की जनता के लिए समर्पित रहेगा, कानूनी रूप से उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। दीदी, आप डीएनए के दर्शकों को 2 शब्द। मैं डीएनए को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत ही कम समय में ये धमतरी क्षेत्र ही नहीं, आसपास भी अपनी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। मैं दूसरी बार यहाँ पर आ रही हूँ और मैंने हमेशा डीएनए का जो भी अपने व्हाट्सएप में या इसमें आते हैं मोबाइल में, तो मैं हमेशा उनको देखती हूँ। डीएनए की मैं तारीफ़ भी करती हूँ क्योंकि डीएनए एक ऐसा टीवी चैनल से भी बढ़कर निकला है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसे कहा जाता है, कि वो कोई भी व्यक्ति बहुत इजी तौर से वो अपना व्हाट्सएप खोल सकता है या वो अपना फेसबुक खोल सकता है और उसमें डीएनए के द्वारा जो सूचना रहती है या व्यक्ति को, कई व्यक्तियों को जो निखार के और उभार के आ रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी हासिल होती है। तो मैं डीएनए को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बधाई भी देती हूँ। ऐसे ही बहुत निरंतर आगे बढ़ते रहे और हमेशा मुझे बुलाते रहे। तो ये थे बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित और निर्विरोध पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और महासचिव। हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और पुनः बधाई देते हैं, यहाँ तक आने के लिए आभार मानते हैं। इन्होंने पूरी बात एक आत्मिक, सौहार्दपूर्ण और पारिवारिक वातावरण में बात की। हमारा एक मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा, हम मिलते रहेंगे ऐसी शख्सियतों के साथ में। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन उससे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर फिर आपको चपेट में लेने की फिराक में है, इसलिए आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग करना ना भूलिए। वैक्सीन लगाइए, लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि वैक्सीन ही समस्या का हल नहीं है, वैक्सीन के साथ कड़ाई भी ज़रूरी है, नियम का पालन करना भी ज़रूरी है। आप जब तक सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।